एसआईआर सीधे तौर पर आपकी नागरिकता तय करने वाला है। जो लोग वोटर लिस्ट के अंदर, जो मतदार यादी है उसके अंदर अपना नाम वो लोग प्रूव नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है। अगर आप सो रहे हैं, आप सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, आखिर वक्त में देख लेंगे, तो आप अंधेरे में हैं। आप याद रखिए, सीधे तौर पर एसआईआर जो है वो आपकी नागरिकता को तय करेगा। और जो लोग ये कहते हैं, जो इस बदगुमानी में है कि भाई हिंदुओं के भी तो नाम कट रहे हैं, तो उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो रंगा बिल्ला की जो जोड़ी जो काम करती है वो स्टेप बाय स्टेप काम करती है। जिस तरीके से पहले सीएए जो लाया गया, सीएए में क्या था? उसमें यही था कि जो हिंदू है उसको भारत में नागरिकता मिल जाएगी, उसको अपने डॉक्यूमेंट ज्यादा कुछ देने की, आप ज्यादा उसको सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो परेशान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मुसलमान होंगे, क्योंकि सीएए, एसआईआर में जिस हिंदू का नाम निकल जाता है, कट जाता है, सीए उसको इस देश की नागरिकता दे देगा। लेकिन जो मुसलमान है, जो सीए में, जो एसआईआर में रह जाता है, उसकी नागरिकता पर सवाल उठेंगे, उसके वजूद पर सवाल उठने वाले हैं। जिसने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य सुना है, जिसने भी देश के इलेक्शन कमिश्नर का वक्तव्य सुना है, वो कभी भी इसको हल्के में नहीं लेगा। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें बिहार में हमने देखा कि 14 लाख से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों के नाम काट दिए गए। अब सही सवाल तो उनके सामने अब खड़ा होगा, जब अब चुनाव पूरे हो गए हैं, अब वो 14 लाख लोगों के सामने ये सवाल पैदा होगा कि बताइए कि आप भारतीय नागरिक हैं, उसके क्या आपके पास पुरावे हैं। देखिए, मतदाता सूची से काफी लोग निकाले गए हैं। कौन निकला है? जो अपने नागरिक होने का प्रमाण नहीं दे पाया वो निकला है जी। तो भारतीय नागरिक होते तो अपना प्रमाण दे ही देते। मुझे या आपको कोई तकलीफ नहीं है जी। हमें जो पूछेंगे हम जवाब देंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। इसका मतलब कि जो कटे हैं वो सच अर्थ में भारतीय नागरिक नहीं थे, उनके ही नाम कटे। अगर किसी व्यक्ति ने, जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे। अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा, और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे, और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहाँ थे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, देश भर में जिस तरीके से जो एसआईआर को लेकर लोग जो परेशान हैं, आए दिन हमें कई सारे फोन आ रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने एक बारकोड दिया था, लेकिन वो बारकोड गुजरात के लोगों के लिए था। अब उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, कई जगहों से मुझे कॉल आए, बिहार से नहीं, यूपी वगैरह से कई जगहों से कॉल आए। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो गुजरात के लिए बारकोड था। अपने अपने राज्य का बारकोड या जो क्रिया है वो अपने तरीके से आप देखें। लेकिन एक हकीकत यह है कि जो एसआईआर जो गुजरात समेत 12 राज्यों में इस वक्त जो कराया जा रहा है, आप इसको हल्के में न लें। कई लोग जो हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में मुसलमानों का दाढ़ी टोपी का चोला पहनकर बैठे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं, नहीं भाई वो लोग गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि एसआईआर सीधे तौर पर आपकी नागरिकता तय करने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है। जब अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में जब एसआईआर हुआ तो कितने घुसपैठी उसमें से निकली, आप बताइए, डाटा बताएं आप। तो उस वक्त अमित शाह ने कहा कि, तो इसी को लेकर गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक हैं ग्यासुद्दीन शेख साहब, काफी इस प्रक्रिया में, एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कांग्रेस और भी कई नेता लगे उस तरीके से, ये भी अपने इलाके में और सारी चीजें कर रहे हैं।
ग्यासुद्दीन साहब, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर जो जनता के अंदर जो पैनिक है, जो परेशानी है, नाम नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो बेदारी में सो रहे हैं, वो सोचते हैं आराम से बाद में कर लेंगे, हम कुछ नहीं होने वाला है। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य सुना है, जिसने भी देश के इलेक्शन कमिश्नर का वक्तव्य सुना है, वो कभी भी इसको हल्के में नहीं लेगा। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें बिहार में हमने देखा कि 14 लाख से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों के नाम काट दिए गए। अब सही सवाल तो उनके सामने अब खड़ा होगा, जब अब चुनाव पूरे हो गए हैं, अब वो 14 लाख लोगों के सामने ये सवाल पैदा होगा कि बताइए कि आप भारतीय नागरिक हैं, उसके क्या आपके पास पुरावे हैं। बिल्कुल। इसलिए यानी ये लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये मानता हूं कि बहुत घबराहट में भी आने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बेदरकार रहने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हर नागरिक का, गुजरात के लोगों का नाम 2002 की मतदार यादी में है। उनके बाप दादा का नाम है। अगर नाम नहीं है तो उस वक्त में उनकी जमीन के जो दस्तावेज हैं उसमें नाम है, उस वक्त में उनके पासपोर्ट हैं, यानी बहुत सब एविडेंस उनके सामने, उनके पास है, लेकिन वो बाद में देने के लिए है। लेकिन सबसे पहले तो जो है वो तुम्हारे पास 2002 की मतदार यादी को तुम आप उस पर देखेंगे, तलाश करेंगे, तो मैं मानता हूं कि नाम आपका मिल ही जाएगा। कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं, अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। जो स्कैन बारकोड हमने दिया आपको, आपके माध्यम से दिया था, उस बारकोड को आप लोग इस्तेमाल करिए। उसमें सिर्फ आपको अपनी विधानसभा लिखनी है कि 2002 में आप कहाँ रहते थे, और उस वक्त में वो विधानसभा जब उसके अंदर खुलती है, उस पे आपको सिर्फ आपका नाम, घर नंबर और एड्रेस लिखना है। इंशाल्लाह जरूर से आपका नाम उसमें निकल के आएगा। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि बारकोड कई बार ओपन नहीं होता है, तो लोड ज्यादा होता है, 2-3 बार ट्राई करते हैं तो ओपन हो जाएगा उसमें आने। हाँ, जब शनिवार और इतवार के दिन जब प्रक्रिया पुलिंग मथकों पे होती है, उस वक्त में बहुत ज्यादा ये जो बिजी आता है और ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है। लेकिन दोपहर के बाद रात में आप 1 मरतबा 2 मरतबा ट्राई करो तो बारकोड खुल जाता है। तो यानी इसमें थोड़ी प्रक्रिया में कोशिश, मेहनत करनी पड़ेगी और आसानी के साथ। आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल लेके उस पर खेला करते हैं उसके साथ। तो वो कम से कम मोबाइल जो युवान है, जो उसको अच्छे तरीके से चलाना आता है, वो लोग उसको अगर खोल के देखेंगे और अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने बुथ में भी मदद करेंगे, तो मैं मानता हूं कि बहुत आसानी से लोगों का काम हो जाएगा। हर शहर नौजवान अपने घर के आसपास के अगर 5-5 मकानों के भी नाम ढूंढ लेगा तो भी मामला बहुत आसान हो सकता है। ये तो वैसे पूरे गुजरात में आप देखो तो शहरों में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग, और दूसरे एनजीओ भी काम कर रहे हैं। लेकिन सही प्रॉब्लम जो आ रही है गांव और देहातों में आ रही है। तो मैं ये मानता हूं कि गांव देहातों में भी पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर जो हमारे अफसर हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी की, वो आसानी से कर सकते हैं। स्कूल के टीचर कर सकते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कर सकते हैं, इतनी बड़ी वकला हजरात की फौज है हमारे पास, एडवोकेट है, वो कर सकते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर से अपील करना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे जमात खाने हैं, जितनी भी हमारी स्कूलें हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, जितने भी हमारे मदारिस और मस्जिद के बाहर भी बैठ करके आप लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर इस चीज में अपने अपने बुथ में, सिर्फ एक बुथ 1200-1300 लोगों का होता है, अपने अपने बुथ में 2-4 लोग भी बाहर निकल के अगर इसके लिए कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से नाम मिल जाता है। कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। सुकून के साथ आप देखो, नहीं होता है, बीएलओ का कांटेक्ट करो, आपके इलेक्शन अधिकारी का आप कांटेक्ट करो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैं मानता हूं कि गुजरात के अंदर किसी भी जगह पे एनआरसी की प्रक्रिया में मुसलमान नहीं आएगा, लेकिन उसको कम से कम प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। अगर तुम 2002 की मतदार यादी का जो एविडेंस नहीं दे रहे हो, या तो उसको, सीधी बात है कि जब पहले स्टेप में डाउटफुल की लिस्ट में आ जाएंगे इससे, तो आप सीधे तौर पर जब ये 7 या 8 तारीख का कुछ है दिसंबर में, जब ये यादी डिक्लेयर होगी, ड्राफ्ट यादी, उस वक्त में तुम्हारे पास नाम नहीं होगा, अफरा तफरी और दौड़ना, और पहले ही तुम शंका के दायरे में आ जाएंगे। तो घबराहट में नहीं आना है, लेकिन हर आदमी को अपनी सामाजिक जवाबदारी निभानी है। और मैं तो ये कहता हूं कि हर जगह से, चाहे वो मजहबी स्थान हो या जो हमारी मजहबी संस्थाएं हो, सामाजिक हो, एनजीओ हो, तभी इस चीजों को ऐलान भी करें कि भाई इसको गंभीरता से लेते हुए, बगैर डरे
इस प्रक्रिया में शामिल हो। ये प्रक्रिया में शामिल होने से बहुत सुकून, अमन हो जाएगा। आपका जो नाम है वो बिल्कुल क्लियर होकर के बाहर आएगा। बहुत मैं मानता हूं कि ये ऐसा गंभीर प्रक्रिया नहीं है कि जो हम उसको कर ना पाए। घबराहट ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2002 का नाम निकालो और जिन लोगों ने और अपना फॉर्म भरो। और जिन लोगों ने अपने फॉर्म भर लिए हैं, क्योंकि जो जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने फॉर्म भर लिए, तो मैं उन सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि जिन्होंने अपने फॉर्म भर लिए हैं, वो लोग अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में उनके फॉर्म भरवाने के लिए भी मदद करें। ये आज गुजारिश मैं बहुत आजीजाना कर रहा हूं। लेकिन दूसरा इसमें यासीन भाई, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, सरकार ने जो ऐलान किया कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है, लेकिन क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप ही ने मुझे बताया था इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई और जो तमाम चीजें, तो उसमें ये आया कि भाई जो डाउटफुल या डबल वोटर जो होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के जरिए भी उनका इस्तेमाल हो सकता है। सॉफ्टवेयर के जरिए खुद ब खुद ये चीज इलेक्शन कमीशन खुद कर सकता है। तो लोगों पर इतना ज्यादा बर्डन डाल देना, लोगों में इतना ज्यादा अफरा तफरी पैदा कर देना, सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए। आज ही इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है और उसमें हमने यही कहा है कि जब पिछले सप्ताह में एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनावनी हो रही थी, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने देश के इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा किया कि जब डुप्लीकेट या डबल, या जिसको कहते हैं 2 जगह मतदार जिनका नाम रजिस्टर है, उनको ढूंढने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दी है और 26 नवंबर के दिन उसके लिए जवाब फाइल करने के लिए कहा है। तो आज हमने भी जो है इलेक्शन कमीशन को, मैंने और विधायक इमरान खैरावाला ने आज ही पत्र भी लिखा है कि आपको गुजरात में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया का सीधा मकसद है कि कोई भी जवाबदार नागरिक, भारत का रहने वाला, जो उसका नाम मतदार यादी में ना रह जाए, उसका नाम होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार देता है, तो उस एक व्यक्ति एक मत के अधिकार से वंचित ना रहे। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन की ये बात भी है कि भाई हम इसको शुद्धिकरण करना चाहते हैं, बिल्कुल इसको क्षति रहित बनाना चाहते हैं मतदार यादी को। तो आप डबल या जो मतदार है उनको आप जब निकालने की बात कर रहे हो, तो आपके पास तो सॉफ्टवेयर है, तो फिर कौन रोक रहा है? क्या अभी भी आप लोग चोरी का दरवाजा खुला रखना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसके 2 नाम है। दूसरा कि परप्रांतियों का मुद्दा बहुत जबरदस्त गुजरात में उभर के आया है, वो सूरत हो, गांधीधाम हो, अहमदाबाद हो, कि जहां पे बाहर के लोग, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, हर जगह से लोग यहाँ पे रोजी रोटी कमाई के लिए आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सिस्टम इख्तियार की है कि उनके नाम यहाँ की मतदार यादियों में भी नाम डलवा दिए हैं। बिल्कुल। चलो, उनको अगर यहाँ रहना है स्वेच्छा से, उनका संवैधानिक अधिकार है, भले परप्रांतीय है तो हमारे भारतीय नागरिक, वो उनका नाम यहाँ रखे तो वहां से निकलवा दें। अगर उनके मूल राज्य से निकलवाते हैं तो यहाँ रख सकते हैं। लेकिन आप देखो कि उनके नाम बड़ी बड़ी वसाहतों में रख दिए गए हैं। और आज सिचुएशन, जब बिहार का चुनाव था, सभी अखबारों ने भी देखा, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल साहब ने एक ऑपरेशन करके, गुप्त ऑपरेशन करके भी उन्होंने वीडियो वायरल किए कि किस तरीके से हरियाणा से लोगों को मतदान करने के लिए भर भर कर भेजा गया। और गुजरात में भी अहमदाबाद से और खास करके सूरत से बिहार के लिए ट्रेनें भर भर के गई। उनको यहाँ तक के ट्रेन में जाना फ्री था और प्लस उनको एक एक को 2-2 हजार रुपये दे गए। तो तुम एक मतदाता बिहार में भी मतदान करेगा, राजस्थान में भी करेगा और गुजरात में भी करेगा, तो ये तो संविधान के खिलाफ की बात है, ये तो गुनाहित प्रवृत्ति है। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अब 2 जगह मतदार यादी में नाम रखना, यानी आपको सजा भी हो सकती है, दंड भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो जब ये दोनों चीज हो सकती है, तो अगर किसी ने निर्दोष भाव ने भी अगर किसी से गलती से नाम रह गया तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन को तात्कालिक गरीब निर्दोष मतदाता इसका भोग ना बने, उनको कानूनी या जेल के सलाखों के पीछे न जाना पड़े, तो अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डबल जो नाम है उनको किसी भी एक जगह स्वेच्छा से नागरिक जहां रखना चाहता है वहां रख के दूसरी जगह से उस नाम को डिलीट किया जाए। क्योंकि इसमें ये भी है, जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूं, मैंने खुद ने जाकर खुद अपने जहां पोलिंग बूथ जहां पर होता था, जहां वो वोट डाले जाते थे, जब वहां पर मतदार का सारा जब चल रहा था प्रक्रिया, मैंने खुद ने जाकर एक फॉर्म भरा। मैंने कहा कि ये मैं शायद 1.5-2 साल पहले की बात है, जब ऐसा वो कोई जानता भी नहीं था। मैंने फॉर्म भरा, मैंने कहा मेरा एक नाम यहाँ से आप कट करना है, दूसरा मेरा ये मुझे रहने देना है। लेकिन उसके बावजूद भी 2-2 नाम आज भी बोल रहे, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की कमी हुई ना। ये तो सीधे मैं कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि निर्दोष मतदाता
जो बेचारा अगर शहरों का बहुत ही शहरीकरण हुआ है, लोग विकसित होने से लोग बाहर भी गए हैं, बिल्कुल। तो अनजाने में भी उनके नाम रह गए हैं। तो अगर दो जगह रहे तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, उसकी बेदरकारी, तो इलेक्शन कमिश्नर की बेदरकारी का मुकाबला, उसका सामना तो ये निर्दोष मतदाताओं को करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तुम शुद्धिकरण हो सकता है, सॉफ्टवेयर है, तो तुमको क्यों तुम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय कहती हो कि तुम क्यों इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो मैं मानता हूं कि अभी भी क्या ये एसआईआर के पीछे की जो इनकी गुप्त जो एजेंडा है कि सीमित लोगों को इसके अंदर से टारगेट करके परेशान करने और प्रताड़ित करने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए इनको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए और डबल या जो भी मतदाता है उनको इसमें से दूर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल गयासुद्दीन भाई, क्योंकि ये सरकार ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि इनके हर कदम में कहीं ना कहीं साजिश की बू आने लगती है। मुसलमानों को सीधे तौर पर उलझा दिया गया है, फाइनेंशियली तोड़ दिया जाए, मेंटली बिल्कुल तोड़ दिया जाए। अब आप देखिए कि कई जगहों पर रेडी पटरी वाले होते हैं या कई चीजें होती है मुसलमानों की, और भी कई, जैसे अगर जो एक्सपोर्ट करने वाले जो है मीट एक्सपोर्ट मुसलमान बड़े बड़े, उनको अब लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। जो रेडी पटरी वाले मुसलमान है उनको वहां से खदेड़ दिया जा रहा है। अब वो मुसलमान बेचारा अपना सुबह शाम का खाने का इंतजाम करने के लिए, रोजगार का इंतजाम करने जाएगा, या वो एसआईआर के लिए इसके अपने डॉक्यूमेंट जमा करने जाएगा? कहीं ना कहीं उलझा कर रख दिया है सबको। बिल्कुल उलझा के तो रख दिया, अब इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब मैं तो सबसे यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत परेशानी उठा लो, बात की परेशानी बड़ी है। अभी थोड़ा बहुत काम धंधा थोड़ा सा जो है थोड़ा दरगुजर करते हुए, थोड़े कामों को दरगुजर करते हुए, ये बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। मैं मानता हूं कि 2-4 घंटे अगर आदमी मेहनत कर लेगा तो वो अपना नाम ढूंढ भी लेगा और अपना फॉर्म भर के जो है सबमिट भी करवा लेगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि आने वाली आगे की बड़ी परेशानी से बचने के लिए 2-4 घंटे का सिर्फ वक्त निकाल लो और निकल के अपना जो नाम 2002 की यादी में अपने वालिदैन का नाम ढूंढते हुए अपना फॉर्म भर के सबमिट कर दो। मैं मानता हूं कि बहुत आसानी के साथ प्रक्रिया हो जाएगी। घबराहट में नहीं आना है, लेकिन उसके साथ साथ बेदरकार भी नहीं रहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, आपने भी हमारी बात को रखने का मौका दिया। मैं देश लाइव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देश लाइव हमेशा जन जागृति का प्रयास करता है, समाज को जगाने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपका और आपकी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।